Welcome everyone. So today we are starting chapter number 5, money, macroeconomics chapter. What is money? Tell me. आप सबको मालूम है money क्या होती है? Money means, yes, money means medium of exchange. Then what do you mean by medium of exchange? See, medium of exchange means आज हम किसी को मनी देते हैं तो उसके बदले में वो हमें गुड्स देता है, सर्विसेज देता है. तो दैट इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज. मीडियम ऑफ एक्सचेंज मीन्स जिसके बदले में हमें कुछ मिल रहा है. तो मनी व्हेन वी आर गिविंग, देन दे आर गिविंग अस गुड्स और आइदर दे आर गिविंग अस सर्विसेज. So money is called as a medium of exchange, and that is accepted commonly by all the person of our country because it is a legal money. लीगल मनी क्यों है? क्योंकि इसको हमारे आरबीआई गवर्नमेंट ने लीगल बोला है कि इस पैसे को कोई भी एक्सेप्ट करेगा ही करेगा. ड्यू टू दैट ऑल ओवर इंडिया जो आरबीआई ने नोट्स प्रिंट आउट करके दिए हैं उसको हम कॉमनली कहीं पे भी एक्सचेंज करें तो कोई भी उसको लेने से मना नहीं करता. हमें उसके बदले में वो गुड्स देते ही देते हैं. तो ड्यू टू दैट इट इज कॉल्ड एज commonly accepted medium of exchange, that is called as money. Clear what is money? Like in our country, India, we are giving money as a name of rupees. But other countries, they are not calling it rupee only. They are giving like USA, they are saying as dollar. So, and other countries were saying as euro, pound. So they have given the different names of money. But what name they have given, that name is used and that money is used in that country only. अगर अब हम कहें हमारे रुपीस को हम अमेरिका में दे डॉलर के बदले में और हम उनसे कहें कि अमेरिका के गुड्स आप हमें दे दीजिए रुपीस के बदले में, तो क्या वो आपको पे करेंगे, सामान देंगे? नहीं. बिकॉज ये जो रुपी है वो लीगल है ओनली इन इंडिया. ऐसे ही अमेरिका में लीगल क्या है? डॉलर. तो वहाँ की कंट्री में जो भी सामान अगर उनको खरीदना है, बेचना है, medium of exchange करना है तो they are using dollar, not a rupee. So due to that it is called as commonly accepted in that country because that country is the legal money for that country. Clear this thing? इतना सबको समझ में आ गया बेटा? अब एक चीज, अब तो मनी चल रही है बट पहले जब मनी नहीं चलती थी, मनी स्टार्टिंग से तो है नहीं जब से ह्यूमन बींग्स आए हैं, तो जब ह्यूमन बींग्स पहले थे तो वो कौन सा सिस्टम यूज करते थे? यस, गुड. बार्टर सिस्टम क्या होता है? Goods exchange for goods or goods exchange for services. That is called barter system. Like if I want wheat and I am having a stock of cloth, so I am going to search a person who need cloth and who is having wheat. So that exchanging we have done and exchanging we have done and my wants are fulfilled. So हमारी पहले के ज़माने में वॉन्ट्स भी क्या होती थी? लिमिटेड होती थी. तो जब हमारी वॉन्ट्स लिमिटेड होती थी तो हमें ये सब कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती थी. बार्टर सिस्टम से ही हमारा काम चल जाता था. बट आज हमारी वॉन्ट्स क्या होती जा रही हैं? अनलिमिटेड. हर एक मोमेंट में हमें कुछ ना कुछ नई चीज़ चाहिए रहती है. हमारी डिमांड्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं. हमारी डिमांड्स अनलिमिटेड हो गई हैं. तो इतनी सारी डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम्स आने लगी क्योंकि हमें टाइम पर्सन ढूंढना पड़ता है जिसके पास वही स्टॉक हो. तो उस समय अगर वो पर्सन हमें नहीं मिल रहा तो हमारी वांट फुलफिल नहीं हो रही है. हमें मेजरमेंट उतना नहीं मिलता था बार्टर सिस्टम में. तो बार्टर सिस्टम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगी. बार्टर सिस्टम में अगर हम दूध एक्सचेंज कर रहे हैं, मिल्क एक्सचेंज कर रहे हैं, तो हम उसको स्टोर 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन कर सकते हैं. तो स्टोरेज प्रॉब्लम आने लगी, मेजरमेंट प्रॉब्लम आने लगी और फिर एक्सचेंजिंग टाइम वेस्ट होने लगा. हमारी कई बार वांट्स ही फुलफिल नहीं होने लगी. तो ऐसे बार्टर सिस्टम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगी जो अभी आगे मैं आपको समझा रही हूँ डीप में.
तो उन बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए मनी का बर्थ हुआ। इसीलिए हमारा टॉपिक जो है मीनिंग एंड इवोल्यूशन ऑफ मनी। मीनिंग सबको समझ में आ ही गया है। इवोल्यूशन ऑफ मनी मीन्स बर्थ ऑफ मनी। तो मनी का बर्थ क्यों हुआ? तो मनी का बर्थ क्यों हुआ? बिकॉज मैनी प्रॉब्लम अराइजेज इन बार्टर सिस्टम। Main reason, bonds are unlimited and things are limited. Due to that, these problems are arises during barter system. और to solve that problems, money get a birth. तो money का invention हुआ। तो money के भी different forms हुए। मनी पहले क्या, जैसे आज हम लोग कॉइन्स यूज कर रहे हैं, पेपर मनी यूज कर रहे हैं, क्या पहले के जमाने में भी यही चलता था? पहले, यस। तो इनिशियली फर्स्ट हमारे यहाँ गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन इंट्रोड्यूस्ड हुए थे। आफ्टर दैट कॉइनेज टाइम आया जिसमें हम एलॉय मेटल्स यूज करते थे। उसके बाद पेपर मनी आई, मतलब नोट्स यूज होते थे। आज मॉडर्न एरा आ चुका है जहाँ हम प्लास्टिक मनी यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मनी यूज कर रहे हैं। डेबिट कार्ड्स एंड क्रेडिट कार्ड्स आर द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मनी ओनली। तो आज मॉडर्न एरा में मनी का टोटली रूप क्या होता जा रहा है? चेंज होता जा रहा है। So this is different forms of money we have discussed here. और money का birth इस तरीके से हुआ. So this topic is clear to everyone now. Then see next topic. Next topic is barter system of exchange. Barter system of exchange, all are knowing. Just now you only have given me the answer. Barter system means where goods are exchanged for goods. Is called barter system. इसी का दूसरा नाम है सीसी इकोनॉमी। CC economy means commodity for commodity exchange economy. If in exam they are asking barter system other name or what is the full form of CC economy, so that is commodity exchange for commodity. Yeah, commodity for commodity exchange economy. That is called CC economy. So no need to confuse. That is same as barter system where we are exchanging goods or services to satisfy our wants. So barter system meaning is clear to everyone. So now see next topic, drawbacks of barter system. Very, very important for the board exam. This answer is mostly coming for 4 marks, or otherwise from this any 1 point is coming for 1 mark. And main important point is double coincidence of want. This already in ninth and 10th also you have studied. What is double coincidence of wants? Means दो person की wants same time पे coincide हो जाए, so that is called double coincidence of want. आती है किसी को double coincidence of want का कोई एग्जाम्पल दे सकता है? Two individuals are in possession of such goods which they are willing to exchange for the satisfaction of wants. Means मेरे पास, अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था, आई एम हैविंग अ wheat and I need a cloth. So I want to search a person who want wheat and who is in need of, who is having a stock of cloth. If मुझे ये person मिल गया, then my want is fulfilled. अगर मुझे ये person नहीं मिला, तो मुझे ढूंढना पड़ेगा. तो two person wants what is I'm having in a position and what I want, that is alternative with the other, that exchange with other, so that is called double coincidence of wants. दो लोगों की जरूरतें जब सेम टाइम पे कोइंसाइड होती हैं तो उसको कहा जाता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट. तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी जो बार्टर सिस्टम में अराइज हो रही थी, क्योंकि ऐसा पर्सन ढूंढने में ही हमारा टाइम चला जाता था और हमारी जरूरत धीरे धीरे फिर क्या होने लगती थी? कम होने लगती थी. तो दिस इज द मेन प्रॉब्लम जिसके कारण बार्टर सिस्टम को खत्म करके मनी का बर्थ किया गया. आज अब हमें किसी पर्सन को ढूंढना नहीं पड़ता. हमें मालूम है इस दुकान में ये सामान मिल रहा है जो हमें चाहिए, तो मैं सीधे जाकर जिस दुकान में कपड़ा मिल रहा है, क्लॉथ मिल रहा है, उसमें जाकर खरीद लूंगी, पैसे दूंगी, सामान मिल जाएगा. तो मुझे अब पर्सन ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ रही है. तो बार्टर सिस्टम
की प्रॉब्लम, जो कि मेन प्रॉब्लम है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, उसको किसने सॉल्व कर दिया? मनी ने। क्लियर दिस पॉइंट? डबल double coincidence of want means when two individuals are in possession of such goods which they willing to exchange, means जैसे मैं कह रही हूँ समीक्षा और ऋषिका, इन दोनों के पास कुछ पोजीशन है, कोई चीजें हैं। अब वो चीजें जो हैं, बताओ ऋषिका आपके पास कौन सी चीज है और समीक्षा आपके पास कौन सी चीज है? कोई भी गुड्स का नाम बोलो। ऋषिका के पास क्या है? पेन। And Samiksha, what you are having? What? इंक। आपके पास इंक है, ठीक है। तो समीक्षा के पास ब्लू पेन है और उसको ब्लू इंक चाहिए। सॉरी, ऋषिका के पास ब्लू पेन है और उसको ब्लू इंक चाहिए, जबकि समीक्षा के पास इंक है तो, मगर रेड इंक है और इसको रेड पेन चाहिए। तो क्या इन दोनों की वांट्स फुलफिल हो सकती हैं? नहीं होगी, क्योंकि इसको चाहिए ब्लू इंक जबकि इसके पास है रेड इंक। तो अब ऋषिका को ढूंढना पड़ेगा ऐसा पर्सन जिसके पास ब्लू इंक हो, और जो समीक्षा को चाहिए रेड इंक वाला, रेड पेन वाला, तो इसको वो पर्सन ढूंढना पड़ेगा। तो ये चीज कहलाती है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। सेम टाइम पे दो लोगों के पास सेम गुड्स हों जो वो चाहते हैं, तभी वांट सेटिस्फाई होगी, नहीं तो आपको फिर दूसरा पर्सन ढूंढना पड़ेगा। तो इस प्रॉब्लम को कहा जाता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। आया आप समझ में? सेकेंड पॉइंट, सेकेंड प्रॉब्लम इज लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, जैसे अभी मैंने एग्जांपल ऋषिका और समीक्षा का ही लिया, तो इन लोगों ने जाकर क्या पूछा कि मैं तुम्हें एक पेन की मुझे इंक चाहिए, दो पेन की इंक चाहिए? नहीं। पहले के जमाने में लोग चीजें कॉमन यूनिट मतलब वैल्यूज पूछते ही नहीं थे, इंक कितने की है, पेन कितने का है, क्योंकि उस समय मनी चलती ही नहीं थी। बस हम तो एक्सचेंज करते थे। और वो भी एक्सचेंज क्या होता था, अगर मैंने तुम्हें गोट दी है 4 लेग्स वाली, तो उसके बदले में मैं तुमसे 4 लेग्स वाली काव ले सकते हैं। तो लोगों की मेंटालिटी चलती थी कि हमने 4 पैर वाला जानवर दिया है तो हमें 4 पैर वाला ही जानवर चाहिए, भले ही उसकी वैल्यू कम हो ज्यादा हो, वो चीज वो मेजर ही नहीं करते थे। बट आज के जमाने में क्या तुम ऐसा एक्सचेंज करोगे? आज हम सबसे पहले वैल्यू पूछते हैं, हम तुम्हें इतने का सामान देंगे तो तुम्हें भी हमें इतने का ही रिटर्न करना पड़ेगा। सो टुडे कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू इज देयर, मींस चीजों की वैल्यू है कि ये इतने की चीज है। बट पहले के जमाने में चीजों की वैल्यू नहीं थी, ओनली अकॉर्डिंग टू दी वांट्स वी आर एक्सचेंजिंग दी गुड्स, whether that good is having high cost or whether that good is having low cost. We are not seeing, because that time persons were not thinking only all these things, but slowly they are getting knowledge, नहीं हम उनको महंगी चीजें दे रहे हैं, सस्ती चीजें दे रहे हैं। अगर मैंने कहा मैंने वीट ही एक्सचेंज करी, तो जरूरी थोड़ी है सेम क्वालिटी की वीट हमने आपको रिटर्न करी हो। तो ये सब प्रॉब्लम्स आने लगी थी बार्टर सिस्टम में, जिसको कहा जाता है लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। जैसे आज हम मार्केट में जाते हैं तो सबसे पहले हमने कार खरीदनी है तो हम पूछेंगे कार कितने की है, उसने कहा 5 लाख की। तो क्या बार्टर सिस्टम में कभी हम ये क्वेश्चन करते थे कि वीट कितने की है? नहीं, हम तो बस कहते थे तुम्हारे पास ये सामान है तो तुम हमें ये दे दो, हम तुम्हें ये दे दे रहे हैं। तो उस समय कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू नहीं होती थी, जो आज बार्टर सिस्टम में ये मनी ने ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। क्लियर दिस पॉइंट ऑल्सो? Then next, difficulty of future payment or contractual payment. पहले के जमाने में फ्यूचर पेमेंट पॉसिबल होती थी क्या? मैं जैसे कह रही हूँ, ये ऋषिका समीक्षा को कह रही है कि अच्छा ठीक है, आज तू मुझे रेड पेन दे दे, मैं तुझे 2 दिन या 10 दिन के बाद वापस कर दूंगी।
फ्यूचर पेमेंट पॉसिबल नहीं होती थी। उस समय कोई कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं बनते थे, तो कुछ ये चीजें पॉसिबल नहीं होती थी बार्टर सिस्टम में। तुम अभी दो और अभी लो वाला काम होता था सेम मोमेंट। कॉन्ट्रैक्चुअल और फ्यूचर पेमेंट उस टाइम पे नहीं होती थी। बट बार्टर सिस्टम, ये मनी ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। आज हम बैंक से लोन लेते हैं 5 साल, 10 साल, 1 साल, तो उनको एक टाइम पीरियड के बाद वापस भी कर देते हैं। तो कोई मना नहीं करता क्योंकि कॉमन यूनिट आ गई है मनी। बट पहले के ज़माने में ये प्रॉब्लम्स आती थी कि फ्यूचर पेमेंट पॉसिबल नहीं होता था। आ गया समझ में ये पॉइंट भी? Then fourth problem is difficulty of storage of value and transfer of value. उस जमाने में बार्टर सिस्टम में चीजों को स्टोर करने की भी प्रॉब्लम आती थी। जैसे अगर हमने मिल्क लिया तो मिल्क को हम 1-2 दिन ही स्टोर कर सकते हैं। वीट लिया, ग्रेन्स लिए, तो भी उसको 1-2 साल तक स्टोर कर सकते हैं। बट स्टोर करने के साथ हमें चीज भी चाहिए। कहाँ पे हमें इन चीजों को संभाल के रखेंगे? तो हमें वेयर हाउस चाहिए, कुछ ना कुछ जगह चाहिए रहती थी जहाँ पे हम इन चीजों को स्टोर कर सकते हैं। दैट मीन्स पहली तो चीज कि हम इनको ज्यादा टाइम तक स्टोर नहीं कर सकते। सेकंड, हमें चीजें भी चाहिए जिसमें हम स्टोर करें, मिल्क को रखें, ग्रेन्स को रखें, तो उनके लिए स्टोरेज प्रॉब्लम भी आने लगी। बट आज मनी ने इन प्रॉब्लम्स को बहुत इजीली सॉल्व कर दिया है। आज तुम्हारे पास 1 मिलियन हो, 1 करोड़ हो, 1 बिलियन हो, आप एक एफडी बनवाओ और एक पेपर में तुम्हारा पूरा पैसा कन्वर्ट हो जाएगा। तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम हुई स्टोरेज की? कोई जगह लगी तुम्हें स्टोरेज की? बताओ। एफडीज, फिक्स डिपॉजिट्स मालूम है ना? पापा लोग ने बनवाए हुए हैं सबके। तो वो इतने सारे पैसे बैंक में दे देते हैं, उसके बदले में एक आपको डॉक्यूमेंट मिल जाता है। मतलब आपको ज्यादा जगह नहीं चाहिए पड़ती, बस एक पेपर ने आपके इतने सारे पैसों को सेव कर दिया। तो हमें जगह की प्रॉब्लम हुई क्या? स्टोरेज प्रॉब्लम हुई आज मनी में। ट्रांस तो बार्टर सिस्टम में बट ये प्रॉब्लम हो रही थी। तो मनी तो मनी ने स्टोरेज प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, आज हम यहाँ बीना में बैठे हैं, आपके रिलेटिव्स फॉरेन में हो, कहीं पे भी वर्ल्ड यूनिवर्स के किसी भी पार्ट में हो, आप कहीं पे भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हो। बट क्या बार्टर सिस्टम में तुम सामान दूसरे देश के लोगों से एक्सचेंज कर सकते थे? पेमेंट कर सकते थे फ्यूचर में? नहीं, क्योंकि हम उन लोगों को जानते ही नहीं थे कि हम उनको पैसे ट्रांसफर, ये चीजें ट्रांसफर कर सके। तो आज उस समय ये सब बहुत प्रॉब्लम्स होती थी, जिन प्रॉब्लम्स को किसने सॉल्व करा? तो तो बार्टर सिस्टम की सारी प्रॉब्लम सबको समझ में आ गई? कौन कौन सी प्रॉब्लम है? एनीवन प्लीज रिपीट दी हेडिंग्स। फर्स्ट प्रॉब्लम कौन सी थी? ओके। सेकंड प्रॉब्लम? लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। थर्ड प्रॉब्लम? ओके। एंड लास्ट प्रॉब्लम? So all the four problems are clear. So to solve these problems, which thing get a birth? इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए किसका इन्वेंशन हुआ? So how money get its birth? It is clear now. So now your next topic is forms of money. Forms of money, got it to everyone? So here they have given you two forms of money. One is fiat money and fiduciary money. Second is full bodied money and credit money. Very simple form I am explaining. You listen it carefully. Afterwards you read it, then you will be getting easily what the topic is. Fiat money means legal tender money. Fiat money को और क्या कहा जाता है? Legal tender money or ordered money,
जो हमारी कंट्री की हाई अथॉरिटी के ऑर्डर पे इशू करी जाती है, उस पैसे को कहा जाता है फिएट मनी। और उस पैसे को लेने से कोई भी मना नहीं कर सकता। जैसे डीमोनेटाइजेशन से पहले हमारी कंट्री में ओल्ड टाइप के नोट्स चलते थे। डीमोनेटाइजेशन के बाद न्यू टाइप के नोट्स आए। जब वो न्यू टाइप के नोट्स पहली बार हम लोग ने देखा तो हम लोगों को लग रहा था ये फॉरेन कंट्री के डॉलर्स वगैरह जैसा लग रहा है, या तो ये गेम्स वाले नोट है, नकली नोट है। हम ये सारी चीजें सोच रहे थे। बट अगर उन नोट्स को आपने दुकानदार को दिया तो किसी दुकानदार ने उनको एक्सेप्ट करने से मना किया था? तो उनने वो लिया, एक्सेप्ट करा, और उसके बदले में उनने हमें सामान दिया। क्यों? क्योंकि ये गवर्नमेंट आरबीआई के ऑर्डर पे इशू हुए हैं, उस पे साइन किया हुआ था। भले ही वो हमें नकली नोट जैसे लग रहे हैं, बट उसको एक्सेप्ट करा गया हर पर्सन के द्वारा। तो वो पैसा, वो मनी जो हाई ऑर्डर की अथॉरिटी पे इशू होता है, और हाई अथॉरिटी कौन है? गवर्नमेंट। और आरबीआई उसको पब्लिश करती है, तो उस पैसे को कहा जाता है फिएट मनी। क्लियर व्हाट इज फिएट मनी? सेकेंड इज फिड्यूशरी मनी। फिड्यूशरी मनी ऐसी मनी है जिसका फॉर्म चेंज कर दिया जाता है। इसको हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो फिड्यूशरी मनी इज एन आर्टिफिशियल मनी। आर्टिफिशियल मनी मतलब, जैसे अगर हमें किसी को चैरिटी देनी है तो चैरिटी कभी भी कैश में नहीं दी जाती है, चैरिटी हमेशा चेक में दी जाती है। तो हमने कैश का फॉर्म चेंज कर दिया, उसको आर्टिफिशियल फॉर्म क्या दे दिया? चेक। तो जहां हमने मनी का फॉर्म चेंज कर दिया है, तो उसको कहा जाता है फिड्यूशरी मनी। फिड्यूशरी मनी is also a medium of exchange which is given to a payer or payee on a trust। ट्रस्ट के बदले में हमने उसको चेक दिया है, तो उसको विश्वास है कि हमारे अकाउंट में पैसे हैं, और उसने वो ट्रस्ट चेक एक्सेप्ट भी करा है, लेने से डिनाई नहीं करा है। तो उस पैसे को कहा जाता है फिड्यूशरी मनी। Other form of money or artificial form of money which is called as fiduciary money। Clear what is fiduciary money? Then next is full bodied money and credit money। फुल बॉडीड मनी क्या है? जिसकी बॉडी वैल्यू, कॉमोडिटी वैल्यू और मनी वैल्यू दोनों इक्वल होती हैं। अब कॉमोडिटी वैल्यू, जैसे मेरे पास 10 ग्राम्स का गोल्ड कॉइन है। 10 ग्राम्स का गोल्ड कॉइन मान लो 50,000 रुपए का आया। मैंने 50,000 रुपए का वो 10 ग्राम का गोल्ड कॉइन खरीदा। अब उस गोल्ड कॉइन को मैंने मेल्ट करा। मेल्ट करने के बाद भी उसको बेचा, तो वो तो भी 10 ग्राम ही रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा? वेट तो कम नहीं होगा, तो वेट उतना ही रहेगा। तो अगर मैं उसको सोल्ड करूंगी कॉइन को, तो अभी भी मुझे उतने 50,000 मिल जाएंगे। तो इसकी कॉमोडिटी वैल्यू और मनी वैल्यू दोनों सेम हुई। हमने उसकी कॉमोडिटी का फॉर्म चेंज करा, और उसकी मनी वैल्यू, हमने खरीदा तो 50 में था, 50,000 में। अब हमने उसका रूप चेंज कर दिया, उसकी कॉमोडिटी चेंज कर दी, और उसको मेल्ट करके बेचा, तो भी आपको 50,000 रुपए ही मिल रहे हैं। तो उसको कहा जाता है फुल बॉडीड मनी। आ गया समझ में? उसकी फुल बॉडी की वैल्यू इतनी है, चाहे आप उसको किसी भी फॉर्म में दोगे, आपको उतने ही पैसे मिलेंगे। बट क्रेडिट मनी क्या होती है? अब हमने 2,000 का नोट लिया। 2,000 के नोट को अब मैं फाड़ कर अगर दूंगी, तो क्या ये फिर 2,000 में जाएगा? तो जब वो जॉइन था तो 2,000 का था। आज हमने इसकी कॉमोडिटी वैल्यू चेंज कर दी, मतलब उसको फाड़ दिया, तो इसकी कॉमोडिटी वैल्यू क्या हो गई? 0। तो जहाँ मनी वैल्यू ज्यादा होती है, मतलब उसकी रिटर्न वैल्यू ज्यादा है, बट उसकी कॉमोडिटी वैल्यू का कोई मतलब नहीं है, पेपर का कोई मतलब नहीं है। अगर वो जॉइन है तब वो 2,000 का जा रहा है, अगर फाड़ दिया तो उसकी वैल्यू कुछ नहीं बची।
तो उस मनी को कहा जाता है क्रेडिट मनी। आ गया समझ में? जिसकी मनी वैल्यू ज्यादा है, कॉमोडिटी वैल्यू कम है, दैट इज कॉल्ड क्रेडिट मनी। एंड वेयर मनी वैल्यू एंड कॉमोडिटी वैल्यू बोथ आर इक्वल, दैट इज कॉल्ड फुल बॉडीड मनी। Concept is clear? So up till here, having any confusion or all the topics are clear? So now, second last topic or last topic only. So supply of money. सप्लाई ऑफ मनी का मतलब क्या होता है? हु सप्लाइज मनी, मतलब पैसे कौन देता है हमारी कंट्री में? किसी को मालूम है कौन कौन पैसे देता है? आरबीआई नोट इशू करती है, प्रिंट करती है। और किसके ऑर्डर पे आरबीआई प्रिंट करती है? गवर्नमेंट के ऑर्डर पे आरबीआई प्रिंट करती है, अपनी मर्जी से आरबीआई प्रिंट नहीं करती। तो सबसे पहले वाइवा में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, नोट्स कौन इशू करता है? आरबीआई। और कॉइन्स कौन इशू करता है? फाइनेंस मिनिस्टर। कॉइन सिक्के कौन इशू करता है, कौन बनाता है? फाइनेंस मिनिस्टर। और नोट्स कौन इशू करता है? आरबीआई, बाय द ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। तो अब सप्लाई ऑफ मनी एक स्टॉक कंसेप्ट है। स्टॉक कंसेप्ट है क्योंकि ये गवर्नमेंट कभी भी चेक करती है। कल मैंने स्टॉक ऑफ फ्लो समझाया था। तो स्टॉक ऑफ फ्लो, तो स्टॉक कंसेप्ट क्या था? जो हम एनी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम चेक कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टॉक। तो सप्लाई ऑफ मनी को स्टॉक कंसेप्ट कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? देखो, इट रेफर्स टू टोटल स्टॉक ऑफ मनी। टोटल स्टॉक, जितना भी पैसा हमारे पास किसी भी फॉर्म में है, हेल्ड बाय द पीपल, लोगों के पास, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे आज हमारी गवर्नमेंट सप्लाई ऑफ मनी चेक कर रही है, तो आज कितना लोगों के पास में पैसे हैं किसी भी फॉर्म में, आइदर कैश में, आइदर कॉइन में, आइदर बैंक अकाउंट में, आइदर प्रॉपर्टीज में, किसी भी फॉर्म में कितना भी टोटल पब्लिक के पास पैसा है, अदर देन दी इशुअर ऑफ मनी, जो पैसे बनाते हैं उनको छोड़कर पब्लिक के पास जितना भी पैसा है, उन सबको कहा जाता है सप्लाई ऑफ मनी। आया समझ में? मनी सप्लाई, इसको मनी सप्लाई भी कहते हैं। कोई रिपीट कर सकता है अपनी लैंग्वेज में, व्हाट इज सप्लाई ऑफ मनी और मनी सप्लाई? प्लीज रिपीट। Whatever money is in the hand of public is called money supply। आ गया समझ में? जितना भी पैसा कंट्री के सिटीजन्स के पास है, अदर देन दी इशुअर। तो इशुअर कौन कौन होता है? बैंक, क्योंकि बैंक भी इशू करती है, और आरबीआई एंड गवर्नमेंट। इन तीन लोगों को छोड़कर बाकी पब्लिक के पास जितनी भी मनी है, आइदर इन देयर बैंक अकाउंट और आइदर इन देयर हैंड, दैट इज कॉल्ड मनी सप्लाई। क्लियर? दिस टॉपिक इज ऑल्सो क्लियर? Then next topic is given, measure of money supply। मनी सप्लाई को कैसे मेजर किया जाता है? तो मनी सप्लाई इज मेजर्ड बाय 4M, M1, M2, M3, M4, and all these M's are deducted from your course। Now only M1 is there in your course। तो बस आपको M1 पढ़ना है, बाकी 3 M's आपके कोर्स से हटा दिए गए हैं। If you want to take knowledge, then in ability zone they have given। तो M1 का मतलब क्या होता है? C प्लस DD प्लस OD। C मीन्स कैश एंड कॉइन्स, जितना भी कंट्री के पब्लिक के पास है। DD मीन्स डिमांड डिपॉजिट, कितना बैंक में आपका पैसा डिपॉजिट है, जिसके बदले में आप चेक के थ्रू पेमेंट कर सकते हो।
अदर डिपॉजिट्स मीन्स फॉरेन बैंक्स में, आरबीआईज में कितना पब्लिक ने पैसा जमा करके रखा है अपना, उसको कहा जाता है। तो कुल मिलाकर पब्लिक के पास जितना कैश कॉइन है, कितना बैंक में है और कितना आरबीआई या फॉरेन बैंक में है, उसको कहते हैं सी प्लस डी डी प्लस ओ डी। इन तीनों को ऐड करते हैं तो M1 आ जाता है, जिसको कहा जाता है मेजर कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई। आ गया समझ में? Clear this topic or not? Okay. Then who supplies money? लास्ट टॉपिक आपका, कौन पैसे सप्लाई करता है? अभी मैंने बताया था कौन हमारी कंट्री में मनी सप्लाई करता है। गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कौन कौन सी? यस। एंड बैंक्स, नॉर्मल बैंक्स। ठीक है। एंड गवर्नमेंट। तो तीन लोग हमारी कंट्री में नोट्स इशू करते हैं, दे आर कॉल्ड एज supply money. Who supplies money in our country? So these persons supplies money in our country. तो इसीलिए listen now carefully, they have given supplier of money means central bank. Central bank means RBI. कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक जो हमारे लोकल एरियाज में बैंक है जिसमें हम पैसे जमा करते हैं, उनको कहते हैं कमर्शियल बैंक। एंड गवर्नमेंट, these three persons supplies money in our country. RBI issue currencies on the basis of minimum reserve system. मिनिमम रिजर्व सिस्टम कितना है? 200 करोड़। कम से कम हमारी कंट्री को 200 करोड़ का रिजर्व बना के रखना पड़ता है। अगर इतना रिजर्व होता है तभी वो नए नोट्स प्रिंट आउट कर सकती हैं। अगर इतना रिजर्व नहीं होगा तो नए नोट्स हमारी कंट्री में प्रिंट आउट नहीं हो सकते हैं, बिकॉज हमारी कंट्री भी मेंबर है WTO की, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। तो अगर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स रेगुलेशंस होते हैं कि इतना इतना मिनिमम रिजर्व हर कंट्री को रखना है, तो उस मिनिमम रिजर्व के अकॉर्डिंग ही वो नए नोट्स प्रिंट आउट कर सकते हैं। इफ दैट मिनिमम रिजर्व इज नॉट देयर, सो दे आर नॉट परमिटेड टू इशू न्यू करेंसी। जिसमें ये 200 करोड़ में से 115 करोड़ का गोल्ड रिजर्व रखना पड़ता है और बाकी 85 करोड़ फॉरेन करेंसी रखनी पड़ती है। जबकि अभी हमारी कंट्री टॉप 10 कंट्रीज में आ रही है। हमारी कंट्री 7th 8th पोजीशन में है, जिसके पास गोल्ड का रिजर्व 682 टन्स है, मिलियन टन्स का गोल्ड रखा हुआ है। तो कम से कम 115 करोड़ का गोल्ड होना चाहिए और 85 करोड़ का क्या होना चाहिए हमारी कंट्री के पास? फॉरेन कंट्री के रिजर्व, मतलब डॉलर्स, पाउंड्स, यूरोज, ये सब होने चाहिए। तो जब इनके पास इतना रिजर्व होगा तभी वो नई करेंसी प्रिंट आउट कर सकती है, नहीं तो नहीं कर सकती है। दैट इज कॉल्ड हु सप्लाई मनी। क्लियर हो गया? In this last line you see money created by the commercial bank by way of demand deposit is called bank money. डिमांड डिपॉजिट क्या होता है? जब हम बैंक में पैसे जमा करते हैं तो हमें चेक बुक इशू होती है। तो जिन जिन को चेक बुक हर पर्सन को इशू नहीं होती, कुछ लोगों को होती है जो मांगते हैं, और जो नहीं मांगते तो उनको चेक बुक इशू नहीं होती। तो जिन जिन को वो चेक बुक इशू करते हैं उनको क्या कहा जाता है? डिमांड डिपॉजिट। तो कमर्शियल बैंक डिमांड डिपॉजिट्स के थ्रू बहुत सारा पैसा लोगों को लोन देती है। मतलब मैं कह रही हूँ अभी मेरी क्लास में 25 गर्ल्स है, 25 गर्ल्स में से 15 गर्ल्स को मैंने चेक बुक इशू करी है और 10 गर्ल्स को चेक बुक इशू नहीं करी है। तो ये जो 15 गर्ल्स का पैसा है इसको क्या कहा जाएगा? डिमांड डिपॉजिट। ठीक है। और तो मनी क्रिएटेड बाय कमर्शियल बैंक बाय वे ऑफ डिमांड डिपॉजिट इज कॉल्ड बैंक मनी। इसको डीप में मैं नेक्स्ट चैप्टर है बैंकिंग, उसमें समझाऊंगी। बाकी सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई हैं? टॉपिक्स क्लियर?
तो अब हमारा चैप्टर यहीं पे एंड हो रहा है. सो एनी डाउट? ओके. सो chapters ends here only. Keep studying.